अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू एपिसोड जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा डॉन न्यूज़ की 13th ऑफ द फरवरी 2015 ओपिनियन दैट इज़ अबाउट पीटीआईज लूजिंग गैम्बिट। ये एक ओपिनियन है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका क्रक्स क्या है, इसकी समरी क्या है, पैराग्राफ वाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे लास्ट पर स्ट्रेंथ इस ओपिनियन की, वीकनेसेस क्या है इस राइटिंग की, साथ साथ हम देखेंगे फीडबैक क्या है हमारा इस बारे में फीडबैक। बेसिकली दिस इज़ अ पॉलिटिकल वन। ये पॉलिटिकल इशू है, तो जब कोई भी आर्टिकल ओपिनियन पॉलिटिकल इशूज़ पे होता है तो ज़्यादातर उसी टाइम पे हमारे पास एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स बनता है और एक नेगेटिव। जो इनके प्रो होंगे, जो इनके सपोर्टर होंगे, उनके माइंड में कुछ पॉजिटिव बातें आएंगी, जो इनके सपोर्टर नहीं होंगे वो इसी को ही पॉजिटिव समझ लेंगे। ठीक है, तो जब एक पॉलिटिकल डिबेट होती है तो उसमें हमें डिफरेंट व्यूज़ मिलते हैं, हम फीडबैक देने के काबिल होते हैं और इसी चीज़ को हम फिर आगे परसू करते हैं, सीखते हैं और बाकी टॉपिक्स पे भी अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाली कुछ लाइन्स होती हैं ये एज अ टाइटल या फिर टॉपिक स्टेटमेंट होती हैं पूरे डिस्कोर्स की, पूरी ओपिनियन की, पूरे आर्टिकल की। हमारे पास जो लाइन्स है वो ये है, व्हेन अ पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड्स that actively causing damage to economy will somehow advance its interest, it needs to be urged to undertake a rethink। वो कह रहे हैं पीटीआई जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसने डिसाइड कर लिया कि वो इकोनॉमी को डैमेज करेगी। अब उसने डिसाइड किया है या नहीं किया, राइटर ने ये मान लिया कि उसने डिसाइड कर लिया। जो कि क्या होगा, उनके इंटरेस्ट के बारे में है। उनका इंटरेस्ट क्या है कि हम रूल में आ जाए, रूल में मतलब पावर में आ जाए। जब इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक पीटीआई जो है वो पावर में आ जाएगी। ठीक है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट नाकाम हो जाएगी, आवाम को कहा जाएगा कि ये ऐसी गवर्नमेंट है जिसे इकोनॉमी संभाली नहीं जा रही, मुल्क डिफॉल्ट हो गया, तो मतलब इस तरह करके कोई ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि वो पावर में आने के उनके चांसेस हैं। ठीक है, राइटर कह रहा है कि ये जो इसकी सोच है ना, कि जब वो नाकाम हो जाए, डैमेज हो जाए और उसका इंटरेस्ट बन जाए, इस सोच को ज़रूरत है, इट नीड्स टू बी अर्ज टू अंडरटेक अ रीथिंक। इस सोच को दोबारा सोचने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, इस सोच के बारे में दोबारा सोचें। इस लाइन की आपको समझ आ गई होगी, नेक्स्ट पे चलते हैं। राइटर कह रहा है सच अ स्ट्रेटजी इज मोस्टली परफेक्टली डिस्क्राइब्ड बाय सेइंग अबाउट बर्निंग अ कंट्री डाउन इन ऑर्डर टू रूल ओवर द एशेस। मतलब वो कह रहा है कि अगर जो इस तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं उनको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने पूरे मुल्क को बर्न कर दिया है और जो उसकी राख बच गई है आप उस पर क्या कर रहे हो, रूल कर रहे हो, जो कि बहुत बुरी बात है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि राइटर ये एज्यूम कर रहा है, फर्स्टली वो एज्यूम कर रहा है कि इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी थोड़ी सी है कंट्री में। ठीक है, और ये कंट्री कहलाने के लायक भी है, मतलब मुल्क इस काबिल है कि उसको वो कंट्री कहलाया जाए। और अगर इस पर कोई एक्शन लिया जाए तो वो इस तरह है कि हम उसको जला रहे हैं, इट इज़ लाइक अ बर्निंग। और जब उस एक्शन के बाद कोई चीज़ होगी ना तो फिर वो राख बचेगी। मतलब अभी तक जो मुल्क की हालत है ना वो राख वाली नहीं हुई। जब हम कोई हम सॉरी जब पीटीआई कोई एक्शन लेगी तब वो राख बनेगी। ठीक है, इसका जो दो तरह के मीनिंग्स होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट मीनिंग और एक होता है इम्प्लिसिट मीनिंग। एक्सप्लिसिट मीनिंग जो कि हमें नजर आ रहा है कि कंट्री जो है वो जल बुन जाएगा और जलने के बाद उसकी राख बच जाएगी, वो क्या होगी, उस पर रूल करना चाहती है पीटीआई, तो ये बहुत बुरी बात है। इम्प्लिसिट मीनिंग ये है कि वो अभी कंट्री की हालत को अच्छा जान रहा है और वो इस बात पे कंफर्म हो गया है कि जो भी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी से इसने राख ही बनना है। वो इस बात पे कंफर्म है। ठीक है, उसने में नोट माइट नोट के वर्ड्स को यूज़ नहीं किया, उसने डायरेक्ट कहा है कि ये जो पीटीआई सिचुएशन कर रही है कि इकोनॉमिकली मुल्क को डैमेज कर दे, इसका ये मतलब है कि वो मुल्क को जला रही है। अब ये इतनी डिटेल मैंने 5 मिनट इसलिए बताई है कि हमारे पूरे ओपिनियन में इससे रिलेटेड बातें हैं। इससे रिलेटेड बातें हैं यानी इस पूरे आर्टिकल में बातें होंगी कि इकोनॉमिकली डैमेजेस क्या दिए जा रहे हैं, पीटीआई का अपना इंटरेस्ट क्या है, स्ट्रेटजी कौन सी इस्तेमाल की है और मुल्क को कैसे नुकसान हुआ है। तो पूरे ओपिनियन में हम ये बातें करेंगे और अब टाइटल को डिस्कस करें। टाइटल हमें ये कहता है पीटीआईज लूजिंग गैम्बिट। गैम्बिट को हम याद रखेंगे गेम से। ठीक है, गेम मतलब किसी ने कोई चाल खेली है, चाल खेली है, चाल खेली है, कोई ऐसा एक्शन या ऐसा प्लान, उस प्लान से अपना फ़ायदा हो। पीटीआई ने ऐसे प्लान्स किए हैं जो कि उनको ही एडवांटेज दें और उन एडवांटेजेस वाले प्लान को वो बहुत बुरी तरह फेल कर चुके हैं। ये राइटर कह रहा है कि पीटीआई के जो प्लान्स हैं वो बहुत बुरी तरह फेल हो गए हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया। जल्दी से हम इसका ओवरव्यू लेते हैं पैराग्राफ वाइज। सबसे पहले पैराग्राफ में राइटर कहता है कि आईएमएफ की स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया है और डिसरप्शन एट क्रिटिकल टाइम। मतलब कि कंट्री के एक क्रिटिकल टाइम में पीटीआई ने किस तरह डिस्ट्रप्शन क्रिएट की और आईएमएफ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होना था उसमें पीटीआई ने कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया। पहले ये डिस्कस करेंगे, आईएमएफ का बीच में जिक्र है, इसका मतलब राइटर जो है वो हमें एग्जांपल से समझाना चाह रहा है। उसके बाद राइटर कहता है कि शटडाउन हो सकता है बेसिक नीड्स का और राइटर ने वार्निंग दी है किसी भी स्ट्रेटजी के बारे में कि इस तरह का काम शुड नेवर हैपन अगेन, कि जो आपने अब एक दफ़ा काम कर लिया, एक दफ़ा अपना प्लान आईएमएफ के सामने रखा है, उससे जो नुकसान हुए हैं, दिस शुड नेवर हैपन अगेन। तो ये एक बहुत क्लियर कट क्रिटिसिज्म भी है और वार्निंग भी है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, आईएमएस वाज रेडी टू रेस्क्यू पाकिस्तान। अब राइटर बता रहा है कि आईएमएस रेडी था कि पाकिस्तान को रेस्क्यू करे, लेकिन पीटीआई जो है और फाइनेंस मिनिस्टर जो केपी के हैं उन्होंने अपनी पूरी अटेम्प्ट की कि अपनी कोई स्ट्रेटजी लगाकर आईएमएफ के प्लान को फेल कर दे। राइटर कह रहा है आईएमएफ रेडी था कि वो पाकिस्तान को लोन दे दे या फाइनेंशियली हेल्प कर दे। ठीक है, ये छोटे से पॉइंट्स लिखे हैं मैंने कि मैं क्रक्स बता रही हूँ, पूरे पैराग्राफ में क्या है डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है पीटीआई ने अटेम्प्ट की लेकिन वो फेल हो गई, लोन फिर भी अप्रूव हो गया और ये एक बिल्कुल पॉलिटिकल मूव था। इसमें जो पीटीआई है उसने ये नहीं देखा, नेशनल इंटरेस्ट को उसने कंसीडर नहीं किया, उसने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कंसीडर किया अकॉर्डिंग टू राइटर। ओके, फिर आ जाता है इस बारे में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट दिस गैम्बिट और रिस्की प्लान। ये जो प्लान था इसके अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, कहाँ से आया, गवर्नमेंट की तरफ से और पब्लिक की तरफ से। उसके बाद
राइटर ने डिफरेंट एग्जांपल्स को लिंक किया है और रीसेंट एग्जांपल को लिंक किया है कि आईएमएफ के साथ जो हुआ 2022 में और अब जो हो रहा है, ये आर्टिकल 2025 में लिखा गया। तो अब वाली कौन सी एग्जांपल है वो बता रहा है कि खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तान ने इसको कहा है कि अपनी जो रेमिटेंस वो भेजते हैं उसको बैन कर लें, उसको स्टॉप कर दें, उसको बंद कर दें। तो ये एक सिविल डिसोबीडियंस है। तो राइटर क्या करना चाह रहा है, उसने 2022 के इंसिडेंट को 2025 वाले इंसिडेंट के साथ कंपेयर किया है कि पीटीआई की ये भी एक स्ट्रेटजी थी और ये भी एक स्ट्रेटजी है, और वो कह रहा है कि वो इसमें दोनों में बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है। फर्दर एग्जांपल उसने दिया कि पीटीआई ये भी चाहती थी कि जीएसपी प्लस स्टेटस जो पाकिस्तान को मिलने वाला था कि वो भी उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, और पीटीआई वांट्स आईएमएफ टू रीवैल्यूएट द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। पीटीआई ये भी चाहती थी कि जो आईएमएफ ने एक अपना क्राइटेरिया बनाया था कि वो कंट्री की गवर्नेंस को इवैल्यूएट किया करेगा, फिर उसको लोन अप्रूव करके दिया करेगा। तो पीटीआई ये चाहती थी कि आईएमएफ रिकंसीडर करे, रीवैल्यूएट करे कि कंट्रीज लाइक है कि नहीं, उसको लोन दिया जाए या ना दिया जाए। तो पीटीआई ने इसमें भी अपनी बाजू बढ़ाने की कोशिश की, टांग अड़ाना कहना अच्छा नहीं लगता, मतलब अपनी बाजू बढ़ाने की कोशिश की, अपनी मुदाखलत करने की कोशिश की। दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू राइटर। हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है क्रिटिसिज्म अबाउट पॉलिटिकल इंटरेस्ट रादर देन नेशनल इंटरेस्ट। राइटर ने इस बात पर क्रिटिसाइज किया है कि पीटीआई जो है वो ज़्यादातर पॉलिटिकल इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है, जबकि उसको नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट पे रखना चाहिए। फिर अगेन वही बात कि दो एक्शंस को कंट्रास्ट किया है, 2022 वाले और 2025 वाले। 22 वाला कौन सा है, आईएमएफ वाला, उसमें क्या प्लान पीटीआई ने अपना दिखाया, और 2025 वाला क्या है, रेमिटेंस वाला, कि इसमें क्या प्लान शो करवाया है पीटीआई ने। उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हुआ है इसी बारे में, और राइटर कहता है कि रेमिटेंस से रोक, खान ने अपनी पब्लिक को, अपने सपोर्टर्स को रेमिटेंस से जो रोका है वो इसलिए रोका है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और जो इलेक्शन है उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, उनकी जो सच्चाई है वो अभी तक साबित नहीं हुई, इसलिए उन्होंने रोक दिया ओवरसीज़ को कि आप रेमिटेंस ना भेजें। उसके बाद कहा गया है कि रेमिटेंस गवर्नमेंट के लिए नहीं होती, और रेमिटेंस से रोकना इसका मतलब है कि आप आवाम को रोक रहे हैं कि बिल ना पे करें, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ताल्लुक इससे नहीं है, रेमिटेंस किसके लिए है, लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आईएमएफ का स्टैंस लेकर आए हैं वो कि आईएमएफ जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशंस को असेस नहीं करती, वो सिर्फ ये देखती है कि क्या गवर्नमेंट अच्छी चल रही है या नहीं चल रही, कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पे हम दे सकते हैं पैसे या नहीं दे सकते। तो आईएमएफ डेलीगेशन एंड चीफ जस्टिस हैज़ नथिंग टू डू विद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उनका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी हम डिटेल्स बाद में करेंगे। सो आईएमएफ डिसाइडेड टू असेस गवर्नेंस, आईएमएफ ने ये डिसाइड किया कि वो गवर्नेंस को, उसके मतलब कंट्री की जो वैल्यू अब चल रही है या कंट्री किस राह पे चल रहा है उसको एक दफ़ा देखने की कोशिश करेंगे। फिर ऊपर उन्होंने जो बात की कि आईएमएफ गवर्नेंस को असेस करेंगे या रीअसेस करेंगे, उसमें उन्होंने कहा कि वो स्टेट ऑफ रूल ऑफ लॉ को देखेंगे, जिसमें वो प्रोटेक्शन देखते हैं प्रॉपर्टी की, कॉन्ट्रैक्ट राइट्स देखते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, क्या वो 100% उस पर इंप्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही, वो कितना रिलायबल है, उस पर कि हम कितना रिलाई कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी अगर कोई बन रही है उसकी प्रोटेक्शन कितनी रिलायबल है। तो आईएमएफ इन चीज़ों को कंसिडर करती है, ना कि ये देखती है कि पॉलिटिक्स क्या चल रही है पूरे मुल्क में। उसके बाद ये कि अगर करप्शन और गवर्नेंस को देखना है, तो करप्शन का ताल्लुक उस वक्त तक नहीं होगा जब तक वो बहुत ज़्यादा स्वेयर इफेक्ट्स नहीं लेकर आएगी, तब तक आईएमएफ इसको कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्वेयर मसला बन जाए, बिल्कुल ही किसी काम का ना रह जाए कोई चीज़, तो फिर जाके आईएमएफ उसको कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ऐसा कोई सीन है तो आईएमएफ का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स, होप, सजेशंस डिस्कस हुई हैं लास्ट पैराग्राफ में, और ये कहा है कि ऑल होप्स एंड प्लान्स ऑफ पीटीआई विल बी डैश्ड अगेन, कि अगर पीटीआई ने दोबारा कोई स्कीम खेलने की कोशिश की तो वो दोबारा से फेल हो जाएंगे। आई एम सॉरी फॉर माई राइटिंग। ओके, नेक्स्ट है पीटीआई शुड नॉट प्लान अनरियलिस्टिक स्ट्रेटजीज फॉर रीगेनिंग लीडर एंड पावर। पीटीआई को ऐसा कोई अनरियलिस्टिक प्लान नहीं लेकर आना चाहिए जिससे वो ये सोचे कि वो अपने लीडर को जेल आउट कर लेंगे, जेल से बाहर निकाल लेंगे, या फिर वो अपनी पावर को दोबारा से हासिल कर लेंगे। तो वो इस गुमान में ना रहें कि वो कोई ऐसे प्लान्स लेकर आएँ जिनसे उनके ये दो काम हो जाएं। तो पीटीआई बहुत बुरी तरह अपने मफाद में, अपने प्लान्स में हार चुका है। दिस इज द कंक्लूजन एंड द टाइटल ऑफ राइटर। सो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, एक एक पैराग्राफ की डिटेल समरी देखेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन ट्रांसलेशन देखेंगे। अगर कोई इसको कंटिन्यू करना चाहता है तो वो सुन सकता है, अदरवाइज मैंने आपको समरी बता दी है, आप इसको खुद भी रीड कर सकते हैं। मेरे फाइल में साथ साथ ये कमेंट्स होते हैं जो कि मैंने सर्च करके यहाँ पर लिखे होते हैं, और कुछ एडिशनल कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स भी बताए होते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पर हमारे पास एनालिसिस क्या बनता है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस हैं, और फिर कुछ फीडबैक भी दिया गया। फीडबैक आप अपना भी दे सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ आपने डेवलप करवानी ज़रूरी है कि आप एक चीज़ को खुद रीड करें और उसका एनालिसिस करें, ठीक है। वो एज वी से एंड एज ऑल ऑफ अस से दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो हम प्रैक्टिस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम परफेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ, द पीटीआई हैज़ अडॉप्टेड दिस स्ट्रेटजी। पीटीआई ने ये स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया। अब कौन सी स्ट्रेटजी है ये भी हमें नहीं पता, ये हमारे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बैक इन August 2022 वी सा देम ट्राई टू स्कटल एन आईएमएफ प्रोग्राम एट अ क्रिटिकल जंक्चर। 2022 में अगस्त में हमने ये देखा कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम था वो बुरी तरह फेल करने की कोशिश की जा रही थी एक क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल टाइम पे। उस क्रिटिकल टाइम का मतलब क्या है, अभी हमें राइटर ने नहीं बताया, ठीक है। अभी हम बस ऐसे पढ़े हैं कि फर्स्ट टाइम पढ़े हैं और हमें थोड़ी थोड़ी बातों को पता है। द कंट्री वॉज प्रिकेरियसली पर्च्ड ऑन द वेरी एज ऑफ डिफॉल्ट इन दोज डेज विद द एनर्जी सप्लाई चेन नियरिंग ब्रेकिंग पॉइंट एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैड प्लम्प्टेड टू द लेवल दैट कुड नॉट फाइनेंस इवन 1 month's वर्थ ऑफ इम्पोर्ट। वो कह रहे हैं कंट्री उस वक्त इतनी ज़्यादा डैमेजिंग पोजीशन पे था और बिल्कुल एज पे था कि वो डिफ़ॉल्ट हो जाता। प्रिकेरियसली मीन्स वेरी सीरियस, ठीक है, और पर्च्ड मीन्स सिट या सिचुएटेड। दिस इज
क्रिटिकल जंक्चर मीन्स क्रिटिकल टाइम एंड इकोनॉमी वाज नॉट स्टेबल। उस वक्त पे आईएमएफ का प्रोग्राम स्कटल या डिसरप्ट करवाने की कोशिश की पीटीआई ने, और प्रिकेरियसली इन अ वेरी डेंजरस या रिस्की वे में हमारा जो मुल्क था वो सिचुएटेड था, लोकेटेड था ऑन द वेरी एज ऑफ द डिफॉल्ट इन दोज डेज। यानी वो बस डिफॉल्ट होने के किनारे बैठा हुआ था, उसने डिफॉल्ट हो जाना था। ये एक हाइपरबोला या एक सिचुएशन क्रिएट करके बना के हमें पेश की गई है। वो किस तरह था, वो किस तरह हो सकता था डिफॉल्ट, उसका इफेक्ट क्या आ सकता था, वो राइटर ने कहा है कि जो एनर्जी सप्लाई चेन है वो बिल्कुल ब्रेकडाउन पे थी, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैड प्लमेटेड टू द लेवल। और वो प्लमेटेड का मतलब होता है एकदम गिर जाना, सडन ड्रॉप। ठीक है, सडन ड्रॉप आ जाना। ये एक टूल होता है जो ऐसे एकदम से नीचे गिर जाता है, जिससे शायद हाइट को मेजर करते हैं, या फिर किसी चीज़ को मेजर करते हैं, फिजिक्स में ये इस्तेमाल होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये ब्रेकडाउन जो जब होना था, तो जो रिजर्व थे वो एकदम से गिर जाने थे, और वो इस लेवल तक गिर जाने थे कि हमारे पास 1 मंथ के लिए भी कोई चीज़ की रकम अदा करने के लिए हम इस काबिल ना रहते कि हम 1 महीने के लिए ही अपनी चीज़ों की रकम अदा कर सकते। और वो चीज़ें वो नहीं कि शैम्पू और साबुन और इन चीज़ों को हम इंपोर्ट करा रहे हैं, और अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को, बेसिक नीड्स को, लाइक हम मेडिसिन हमारी बेसिक नीड है, कुछ ऐसी फूड आइटम्स होती हैं जो हमारी बेसिक नीड्स है, तो हम उनके भी पैसे अदा करने के काबिल ना रहते अगर ये जो चालबाजी है, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, वो कामयाब हो जाती पीटीआई की। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर ने कहा है कि पीटीआई ने एक स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया 2022 में, और हमने देखा है वी सॉ देम। इसने फ्रेज को बहुत छोटा कर दिया। हम जब लॉन्ग लिखते हैं इस तरह भी लिख सकते हैं, वी सॉ दैट दे ट्राई टू, लेकिन उसने दैट और दे को काटकर वी सॉ देम, क्योंकि पहले देम को उसने बता दिया कि हमने देखा है कि उन्होंने किस तरह आईएमएफ के प्रोग्राम को क्रिटिकल पॉइंट पे, इकोनॉमिक पॉइंट पे स्कटल करने की कोशिश की है, फेल करने की कोशिश की है, और जो कंट्री था वो बहुत ज़्यादा उस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में था। ये सारी उसकी डिटेल्स हैं। अब उसने फेल करने की कोशिश कैसे की है वो हम आगे देखेंगे। सेकंड पैराग्राफ हमारा आ जाता है उसी बात को कंटिन्यू करते हुए, अ फ्यू वीक्स मोर एंड द बिगिनिंग्स ऑफ द टोटल शटडाउन ऑफ आवर सोसाइटीज वाइटल फंक्शंस वुड हैव कमेंस्ड। वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरह थोड़े और हफ्ते चलता रहता तो क्या होना था, शट डाउन जो है ना वो शुरू हो जाना था, और सोसाइटी की जो वाइटल फंक्शंस है ना, यानी कि बेसिक नीड्स जो हैं, जो मेडिसिन वगैरह हैं, या सर्जरी टूल्स हैं, या सर्जरी आइटम्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, वो क्या होनी थी, उनका शट डाउन शुरू हो जाना था। ठीक है, कमेंस्ड मीन बिगन, कि वो भी शुरू हो जाना था। आगे वो कहते हैं, अ कंट्री द साइज ऑफ पाकिस्तान शुड नेवर अलाउ इटसेल्फ टू कम दिस क्लोज टू द एज ऑफ कैटास्ट्रॉफ। यानी उन्होंने ये जो बात की है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को अपने आप को इस तरह के मुश्किल वक्त पे नहीं लेकर आना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान जैसे मुल्क को शुड नेवर अलाउ इटसेल्फ, अपने आप को इस तरह के मुश्किल हालात में किनारे पे नहीं लाना चाहिए। अब इस लाइन को उसने मेटाफोरिकली बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा सेंटेंस किया है, जिसमें हमारे पास दो मतलब आते हैं। अ कंट्री द साइज ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब है कि वाकई साइज़ है पाकिस्तान का, कि इतना बड़ा मुल्क है, और इतना बड़ा मुल्क होकर किसी एक लीडर या किसी एक पार्टी की बातों में आ रहा है। आप अपनी पॉपुलेशन देखो, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो साइज़ का मतलब है कि वाकई उसका एरिया भी बहुत बड़ा है, हमारा मुल्क भरा भी बहुत ज़्यादा है, और उसकी पॉपुलेशन आबादी भी बहुत ज़्यादा है कि हम जो भी फैसला चाहें कर सकते हैं। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा मुल्क इतना ज़्यादा मुश्किलात में आए कि वो बिल्कुल किनारे पे ही आ जाए, और हम बिल्कुल नाकामी में जाने वाले हो जाएँ। तो ये एक तरह की राइटर की वार्निंग भी है अपनी कंट्री को कह लो, या पीपल ऑफ कंट्री को, कि अ कंट्री द साइज ऑफ पाकिस्तान शुड नेवर अलाउ इटसेल्फ, उसको अपने आप को अलाउ नहीं करवाना चाहिए कि वो इस तरह के डिजास्टर को फेस करे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाती है बात। वो कहते हैं कि बट देयर वी वर, पिछले पैराग्राफ को उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट लेकिन, बट का मतलब कंट्रास्ट में आ गया, लेकिन ऐसा हो गया है। अब कैसे हुआ है, ये कंट्रास्ट में आ गया, ये कैसे हुआ है, ये सेंटेंस पूरा है और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे। एंड राइट when all the grueling decisions that were required in order to win a rescue package from IMF had finally been made। वो कह रहे हैं कि ये जो हार्ड डिसीजन था, एक्सट्रीमली हार्ड ग्रूलिंग डिसीजन जब लिया गया, जब लेना था, और इन ऑर्डर टू विन द रेस्क्यू पैकेज, आईएमएफ से रेस्क्यू पैकेज को जीतने के लिए जो हार्ड डिसीजन लिया गया था, वो फाइनली मेड अप, वो बन गया था, मतलब हम लेने वाले थे, वो हमारे पास वो पैकेज आ चुका था। एंड द एग्जीक्यूटिव बोर्ड वाज रेडी टू कंसीडर पाकिस्तान केस, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी तैयार था कि वो पाकिस्तान के केस को सुन लेता। कोमा, एक फ्रेज खत्म हो गया, कोमा आ गया। फिर क्या हुआ, पीटीआई मेड एन अटेम्प्ट टू स्कटल द होल थिंग। पीटीआई ने कोशिश की कि पूरी इस चीज़ को स्कटल कर दे, यानी फेल कर दे, ख़राब कर दे, बाय हैविंग द देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ केपी। इसका मतलब है, बाय हैविंग का मतलब है कि किसी को इंस्ट्रक्ट उन्होंने किया कि वो सारी चीज़ को फेल कैसे करता, बाय हैविंग, इस चीज़ से कि उसने फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ केपी तैमूर जागरा राइट अ लेटर डायरेक्टली टू आईएमएफ रेजिडेंट। अब यहाँ पे एक बात खत्म हुई थी, यहाँ पे दूसरी बात खत्म हुई कि उसने अटेम्प्ट की, तीसरी बात आ गई कि केपी के फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर साहब ने क्या किया, एक लेटर लिख दिया आईएमएफ के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, अनाउंसिंग, इस बात को अनाउंस करे कि जो केपी प्रोविंस है वो किसी भी कमिटमेंट को ओबे नहीं करेगा, वुड नॉट बी अबाइडिंग बाय द कमिटमेंट टू कीपिंग इट्स प्रोविंशियल सरप्लस विद इन द लिमिट्स। कौन सी कमिटमेंट को, कि जो मुल्क है, जो सूबा है सॉरी केपी का, वो अपने सरप्लस को, यानी कि इकोनॉमिक जो उनके पास पैसे हैं, जो उनके पास मालियत है, उसको एक लिमिट में रखे। और ये कंडीशन किसकी थी, स्टिपुलेटेड बाय द फंड प्रोग्राम मींस आईएमएफ। तो यहाँ पर बात क्या हुई है कि ये एक हार्ड डिसीजन था जो कि हम जीत चुके थे रेस्क्यू पैकेज को आईएमएफ की तरफ से। फिर क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के केस को कंसीडर भी कर लिया। फिर क्या हुआ, पीटीआई ने इस प्लान को फेल करने की कोशिश की। किस तरह फेल की, बाय हैविंग फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ केपी, उसके जरिए फेल करवाना था। और कैसे फेल करवाना था कि एक लेटर लिख दो आईएमएफ के रिप्रेजेंटेटिव को जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कि वो अनाउंस करें कि हमारा जो प्रोविंस है वो आपकी कमिटमेंट को ओबे नहीं करेगा, नॉट अबाइडिंग, अब ओबे नहीं करेगा। वो कमिटमेंट क्या थी कि प्रोविंशियल सरप्लस को लिमिट्स में रखना है।
और ये किसकी कंडीशन थी? फंड प्रोग्राम की कंडीशन थी। तो ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट में उन्होंने आपको कितनी बातें बता दी हैं कि क्या होना था, कैसे होना था और फिर कैसे हो भी गया। ठीक है, इसको कैसे उसने अरेंज किया है, कोमाज लगाकर अरेंज किया है, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपके पास जो लिंकिंग वर्ड्स हैं जैसे बाय हैविंग, ये लिंकिंग वर्ड है, ये आप अपने भी एसेज वगैरह में यूज़ कर सकते हो। और इस तरह जो कोमा की स्ट्रेटजी है इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर उन्होंने एंड को यूज़ किया है, कोमा को यूज़ किया फ्रेज को सेपरेट करने के लिए। ठीक हो गया? तो ये वो चाल थी, ये वो गैम्बिट थी, गेम थी जो कि पीटीआई ने खेली किसके साथ? जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, करंट गवर्नमेंट थी 2022 में। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि ये जो अटेम्प्ट थी ये नाकाम होगी, फ्यूटाइल होगी, यानी अनसक्सेसफुल साबित हुई। द अटेम्प्ट प्रूव्ड फ्यूटाइल, द फंड रिकॉग्नाइज्ड इट फॉर व्हाट इट वाज एंड इग्नोर्ड जागराज लेटर। उन्होंने कहा कि फंड ने इस बात को कंसीडर किया है कि वो फंड किस लिए है ना, और इस बात को इग्नोर कर दिया कि लेटर क्या कहता है। फंड किस लिए है? मतलब इकोनॉमिकली कंट्री स्टेबल नहीं है तो फंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए है। तो आईएमएफ ने इस बात को कंसीडर किया है, ना कि इस लेटर को कंसीडर किया, तो इस वजह से वो फेल हो गया प्लान। बट द इंटेंशन हैड बीन रिवील्ड, वो कह रहे हैं लेटर तो फेल हो गया लेकिन जो इंटेंशन थी पीटीआई की वो रिवील हो गई है। यहाँ पे देखें छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, छोटे सेंटेंसेस से छोटे हों या बड़े हों आपकी बात क्लियर होनी चाहिए। द पार्टी वॉज विलिंग to use its leverage in the negotiations with the fund program to advance its political aim। वो कह रहे हैं जो पार्टी थी वो ये चाहती थी कि वो अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करे। लिवरेज मीन्स टू यूज़ इट्स इन्फ्लुएंस फॉर एडवांटेज, कि इस चीज़ को इस्तेमाल करे किसके साथ? फंड प्रोग्राम के साथ, यानी कि आईएमएफ के साथ, ताकि वो अपने पॉलिटिकल एम्स में कामयाब हो सके। इवन इफ डूइंग सो meant possibly pushing the entire country into potentially catastrophic default। आगे उसने बात की है कि अगर वो ऐसा कर भी लेता ना पाकिस्तान के साथ, यानी पीटीआई ये सब चीज़ें कर भी लेता अपने आप को बचाने के लिए, पावर में लाने के लिए, तो क्या होना था कि कंट्री जो है ना वो बहुत बुरी तरह नाकाम हो जाता, डिजास्टर में चला जाता और डिफॉल्ट हो जाता। ठीक है, तो ये ओपिनियन है बेसिकली राइटर का कि अगर ये सब हो जाता तो बहुत बुरा होता। यहाँ पे अगेन वही कोटेशन को उन्होंने किया हुआ है, कंट्री द साइज ऑफ पाकिस्तान शुड नेवर अलाउ इटसेल्फ टू कम दिस क्लोज टू द एज ऑफ कैटास्ट्रॉफी, कि इस पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि वो इतने एज पर लेकर आए डिजास्टर के, तो हमें ख्याल करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से और पब्लिक की तरफ से। राइटर कहता है हाउ दैट गैम्बिट, मतलब ये जो ऊपर उसने सारी गेम की है वो जो चाल थी वो गेम थी, इससे क्या हुआ? पावरफुल रिएक्शन आया, नॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से, बट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एज वेल। वो कह रहे हैं ना कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से रिएक्शन आया बल्कि पब्लिक की तरफ से भी आया। सेंटेंस को आसान करने के लिए जो कोमा या फिर ब्रैकेट में डिस्कशन होती है उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं ताकि सेंटेंस छोटा लगे। अब हम ब्रैकेट वाली इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, कि गवर्नमेंट ने क्या रिएक्शन दिया। गवर्नमेंट विच बुक्ड फॉर्मर फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन इन द सेडिशन केस ओवर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन इंस्टिगेटिंग द होल अफेयर। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट का एक्शन ये था कि उन्होंने सेडिशन केस फाइल करवाया शौकत तरीन जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके खिलाफ, और उन पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने इस पूरी बात को इंस्टिगेट किया, यानी उकसाया कि उन्होंने पूरा पूरा साथ दिया कि आप ये काम करें, आप लेटर लिखें, तो इसलिए शौकत तरीन पे एक्शन लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट है नोबडी वांटेड टू सी द कंट्री बर्न, कोई भी नहीं चाहता कि मुल्क जो है जल जाए, राख बन जाए। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग द ग्रीवियंस प्रॉम्प्टिंग द एक्शंस, के इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी सख्त उनके अंदर दुश्मनी है या कितना सख्त उनके अंदर गुस्सा है किसी बात का, कि वो आपको ऐसा एक्शन करने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर एक इंसान को बहुत ज़्यादा भी किसी बात पे गुस्सा हो ना, किसी इंसान पे भी, तो वो ये नहीं कि उसको जान से ही मार दे और जला ही दे। मतलब यहाँ पे ये एज अ मेटाफर यूज़ हुआ है, हाइपरबोला के तौर पे यूज़ हुआ है, कि बहुत बात को बढ़ाकर इस्तेमाल किया है कि कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने मुल्क को बिल्कुल जला ही दे। जलाने से मुराद ये है कि अगर आईएमएफ इस लेटर को कंसीडर कर लेती, ठीक है, लेटर को, तो फिर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा मुल्क डाउन हो जाना था, प्लमेटेड हो जाना था। क्या भी साथ साथ आप रिवाइज करते जाएं, जब एकदम लो पे जाता तो फिर मुल्क के हालात बहुत बिगड़ जाते और वो इस हालत में आ जाता जैसे वो जलकर ख़त्म ही हो गया है। तो जितनी भी अपनी दुश्मनी हो, लेकिन हमें ऐसे एक्शन से परहेज रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बात हुई है, द पार्टी लर्न अ लेसन फ्रॉम दैट अफेयर एंड सिंस देन हैज़ नॉट विदहोल्ड एनी रिक्वायर्ड कॉर्पोरेशन फ्रॉम केपी गवर्नमेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ फंड प्रोग्राम। कि पार्टी ने इस चीज़ से सबक सीख लिया है और क्या हुआ उस वक्त से लेकर अब तक कोई भी रिक्वायर्ड कॉर्पोरेशन केपी की तरफ से विदहेल्ड नहीं की गई, यानी कि रिफ्यूज़ नहीं की गई, उसको होल्ड पे नहीं लगाया गया, काम होते गया, क्योंकि उनको मतलब उन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया उनके अगेंस्ट, इसलिए वो कह रहे हैं कि उसके बाद से ऐसा नहीं हुआ था। बट टुडे, लेकिन आज, दे आर ट्राइंग समथिंग एल्स, आज वो कोई और चीज़ को करना चाह रहे हैं। दे कौन? पीटीआई। ठीक है, विच इज़ इवन मोर फर्टाइल, जो कि उससे मजीद कमज़ोर है और फेल होने के करीब है, अनसक्सेसफुल है, एंड जस्ट एज क्राइवन इन इट्स पर्पस, और अपने मकसद में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है, वीक भी है। ठीक हो गया, वो कह रहे हैं पीटीआई दोबारा कुछ करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है दे हैव बीन अर्जिंग ओवरसीज पाकिस्तानीज टू नॉट सेंड रेमिटेंसेज टू द कंट्री। अब यहाँ पे उन्होंने एक्सपोज कर दिया पीटीआई की सेकंड स्ट्रेटजी अब के दौर में क्या है कि ओवरसीज को वो उकसा रहे हैं इस बात पे कि आप रेमिटेंस ना भेजें पाकिस्तान में। फॉर एग्जांपल कोमा कोमा गया, और अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो ये भी सेंटेंस इस तरह भी बना सकते थे, फॉर एग्जांपल को स्टार्ट में ले आते, फॉर एग्जांपल जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख देते और आगे लिखते दे हैव बीन अर्जिंग ओवरसीज। ठीक है, उन्होंने ये फ्रेज पहले लिखा और फॉर एग्जांपल बाद में लिखा, सिर्फ इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात को वो फर्स्ट लेकर आए और बाद में बताया कि ये एज एन एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट है खान हैज़ बीन कॉलिंग फॉर सच अ बॉयकॉट, खान ने इस बॉयकॉट के लिए कहा है अर्ली दिसंबर से, और इसको नाम दिया है सिविल डिसोबीडियंस का, कैंपेन ऑफ सम सॉर्ट। ठीक है, ही हैज़ रिपीटेड द कॉल न्यूमरस टाइम्स सिंस देन एंड मोस्ट रिसेंटली अ फ्यू डेज अगो। खान ने इस बात को बहुत ज़्यादा रिपीट भी किया है उस दिन से लेकर, और ज़्यादा रिसेंट कुछ दिन पहले ही खान ने इस बात को बार बार रिपीट किया है।
ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है। इन एडिशन, पीछे जितनी बातें हुई उससे मजीद आगे एक बात यह है कि ऑफिशियल्स फ्रॉम द पार्टी हैव ट्राइड टू स्कटल द जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान वर्कड सो हार्ड टू गेट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन बैक इन 2014। वो कह रहे हैं कि पार्टी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कोशिश की कि जीएसपी प्लस स्टेटस को भी फेल कर दिया जाए, जिसके लिए पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि वो यूरोपियन यूनियन से ये स्टेटस वापस ले लें। अब जीएसपी स्टेटस क्या होता है? The GSP Plus Generalized Scheme of Preferences Plus Status is a trade privilege granted by the European Union that allows Pakistani goods to be exported with reduced tariff. ये ऐसा स्टेटस है जिससे पाकिस्तान को अलाउ कर दिया जाता है कि वो कम टैक्स लगाकर अपनी चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये एक स्टेटस मिल जाता है GSP प्लस स्टेटस। आगे है, एंड मोस्ट रिसेंटली द पार्टी हैज़ रिटन टू द विजिटिंग IMF डेलीगेशन evaluating द क्वालिटी ऑफ कंट्रीज गवर्नेंस अंडर द मॉनिटरिंग रिजीम सेपरेट फ्रॉम द ऑनगोइंग प्रोग्राम। वो कह रहे हैं इसके साथ साथ रिसेंटली पीटीआई ने क्या किया है, लिखा है IMF डेलीगेशन को कि वो एवेल्यूएट करें कंट्री की क्वालिटी, जो कंट्री गवर्नेंस है ना उसके जो ताल्लुकात हैं उसकी क्वालिटी को एवेल्यूएट करें। ये भी पीटीआई ने किया अंडर द मॉनिटरिंग रिजीम सेपरेशन फ्रॉम द ऑनगोइंग प्रोग्राम। और वो किस तरह इस गवर्नेंस की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं? अंडर मॉनिटरिंग रिजीम जो कि सेपरेट है ऑनगोइंग प्रोग्राम यानी कि IMF प्रोग्राम से। तो इसका मतलब है IMF के दो प्रोग्राम्स हैं, एक IMF जिसमें फंड प्रोग्राम है और एक मॉनिटर वाला जिसमें वो मॉनिटर करता है। ओके, ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है। वो कह रहे हैं लेट्स स्टार्ट विद दिस। चलें अब इस बात से शुरू करते हैं। अब पीछे उन्होंने सारी एग्जांपल्स हमें दे दी हैं, अब वो कह रहे हैं कंपैरिजन में कि अब शुरू करते हैं बात। ठीक है, इतनी देर से क्या कर रहे थे? ठीक हो गया जी। द पार्टी हैज़ एवरी राइट टू कॉल फॉर द बॉयकॉट ऑफ रेमिटेंस। पार्टी के पास पूरा राइट है कि वो बॉयकॉट कर सकती है। इट ऑल्सो हैज़ एवरी राइट टू फर्निश इट्स पॉइंट ऑफ व्यू टू विजिटिंग IMF एंड EU यूरोपियन यूनियन डेलीगेशंस दैट आर हियर टू कंडक्ट अ केयरफुल एवेल्युएशन ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स इन कंट्री। और पार्टी के पास इस बात का भी राइट है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, किसको? विजिटिंग IMF और EU को, जो कि किस लिए हैं? वो कंडक्ट कर रहे हैं केयरफुल एवेल्युएशन स्टेट की गवर्नेंस के बारे में और ह्यूमन राइट्स के बारे में इस मुल्क में। ठीक है, तो हमें और पार्टी को पूरा राइट है कि हम अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। लास्ट लाइन थोड़ी सी ट्रिकी, आपको गौर से सुननी पड़ेगी। लास्ट में वो कह रहे हैं दीज एक्शंस मतलब ये वाला राइट बॉयकॉट वाला IMF और EU वाला, ये जो एक्शंस है डू नॉट अमाउंट टू द ग्रीवियस लैप्स ऑफ जजमेंट। ग्रीवियस लैप्स ऑफ जजमेंट का मतलब है सीरियस डिसीजन मेकिंग, सीरियस डिसीजन, सॉरी, सीरियस डिसीजन, कि ये वाले जो एक्शंस है ना, ये इस बात के लिए इतने सीरियस नहीं है जितना कि लेटर सीरियस था। ठीक है, इन एक्शंस की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं आ सकता जितना कि इस लेटर की वजह से आना था। क्यों? रेमिटेंस बॉयकॉट करेंगे तो नुकसान किसे होगा? आवाम को होगा, या इतने बड़े लेवल पे नुकसान नहीं होगा अकॉर्डिंग टू राइटर। लेकिन जो लेटर था उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जा रहा था किसको? गवर्नमेंट को, क्योंकि IMF की तरफ से फिर हमें फंडिंग नहीं मिलनी थी। तो आगे उन्होंने साथ ही कॉमा डाल के कह दिया सिंस, यहाँ से उन्होंने अपनी रीजन दिया वाई, सिंस दे डोंट इन्वॉल्व यूजिंग गवर्नमेंटल पावर्स द पार्टी इज इंटरेस्टेड विद। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इन एक्शंस में गवर्नमेंटल पावर्स जो हैं वो नहीं इन्वॉल्व, जो कि पार्टी को दी गई हैं विद बाय द इलेक्टोरेट टू हार्म द स्टेट। जो कि एक प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस के जरिए एक पार्टी को हमने एक पावर दिया कि आप कोई डिसीजन ले सकते हो, वो वाली पावर पीटीआई ने अपनी सिर्फ लेटर के टाइम पे इस्तेमाल की है, और जो अब डिसीजंस लिए हैं रीवैल्यूएशन करे IMF और ये वो करे, यहाँ पर उसने वो इस्तेमाल नहीं की है। इसका मतलब है कि वाकई दीज एक्शंस डू नॉट अमाउंट टू द ग्रीवियस लैप्स ऑफ जजमेंट, कि वाकई ये जो सारे एक्शंस हैं ये इतनी सीरियस डिसीजन मेकिंग नहीं रखते, इनकी वजह से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला। ओके, अब राइटर ने अपनी बात ऊपर क्लियर कर दिया, उसने बता दिया कि रेमिटेंस का भी बताया, IMF ये वो सबका बता दिया। अब आगे वो स्पेसिफिकली पीटीआई पे क्रिटिसिज्म कर रहा है कि बट हियर, ये सब कुछ बेशक उन्होंने कर दिया, उनका डिसीजन कैसा भी था, बट हियर द चैरिटेबल व्यू ऑफ द पार्टीज पॉलिटिक्स एंड, कि उनका जो चैरिटेबल व्यू था, जो एक अच्छा सा व्यू बना हुआ था कि वो सबके लिए एज अ चैरिटी या फिर एज अपने आप को कुर्बान करते हैं, वो वाला उनका जो व्यू है, उनकी इमेज एंड हो गई है। इन कॉलिंग फॉर बॉयकॉट ऑफ रेमिटेंस, वो एंड कैसे हुई? जब उन्होंने कहा कि रेमिटेंस से बॉयकॉट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, द पार्टी कोट्स खान एज सेइंग पीपल शुड नॉट सेंड देयर मनी टू द रिजीम। वो कह रहे हैं कि पार्टी ने कोट किया खान को ये कहते हुए कि लोगों को अपनी रेमिटेंस, अपने जो पैसे हैं वो रिजीम को नहीं भेजने चाहिए। ठीक है, वाइल क्यों नहीं भेजने चाहिए? क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं, और जो 2024 के इलेक्शंस हुए थे उसके बारे में जो रिजल्ट्स हैं उसकी जो वोरेसिटी है, यानी कि उसकी सच्चाई, एक्यूरेसी जो है वो अभी तक आंसर नहीं हुई। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से रेमिटेंस बॉयकॉट हो जानी चाहिए। आगे वही बात जो ऊपर खान ने बोली कि पीपल शुड नॉट सेंड द मनी टू द रिजीम, राइटर ने कहा हावर, हावर का मतलब भी कंट्रास्ट के लिए है कि ये पिछली बात से अब कंट्रास्ट करने लगा। हावर लिटरली नो बडी सेंड्स रेमिटेंस टू द रिजीम, कि असल में तो कोई बंदा रिजीम को तो रेमिटेंस नहीं ना भेजता, हुकूमत को या रियासत को तो नहीं भेजता। दे सेंड रेमिटेंस टू देयर फैमिलीज सो द लेटर कैन पे देयर बिल्स। लेटर का मतलब ये दो चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ है, रिजीम और फैमिलीज। तो वो कह रहे हैं रेमिटेंस जो जाती है वो फैमिलीज को जाती है, ताकि लेटर यानी ये बाद में जिक्र होने वाली चीज़ अपने बिल्स को पे कर सके, यानी फैमिलीज अपने बिल्स पे कर सके। This is one reason why, despite repeated calls by the party and from Khan directly, remittances only increased in the month of July year on year. वो कह रहे हैं यही एक वाहिद वजह है जिसकी वजह से बावजूद इस बात के कि बार बार खान ने और पार्टी ने मना किया कि रेमिटेंस नहीं भेजनी, फिर भी रेमिटेंस सिर्फ इसी मंथ में इंक्रीज हुई है। देख लो जी, मौजा हो गया। Asking people to stop these is a little like asking them to not to pay their utility bills. लोगों को ये कहना कि स्टॉप कर दो, ना भेजो, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे उनको ये कहना कि अपने बिजली के बिल ना दिया करो। Something Khan
अर्ज्ड पीपल टू डू बैक इन द डेज ऑफ द धरना, और ये बिल्कुल उसी तरह की तरह है जब खान ने पहले धरना के दिनों में भी ऐसी कोई बात की थी। दैट कॉल फेल्ड टू, और उस टाइम भी ये बात फेल हो गई थी। अब ऊपर से लेकर नीचे तक हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं जिस पे उन्होंने खान की गैम्बिट्स को शो किया है कि कौन कौन सी नाकाम हुई है। ठीक है, आगे वो दोबारा बात कर रहा है लाइकवाइज। अब लाइकवाइज का मतलब है कि ये जो पिछली बात की हुई है ना, इससे अब ये सेम होने वाली है। ठीक है, उस बात की सपोर्टिव बात अब आगे कर रहे हैं, एक सपोर्ट कर रहे हैं बात को। लाइकवाइज इसी तरह IMF इज़ नॉट हियर टू एवेल्युएट द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स लेजिटिमेसी। IMF यहाँ इसलिए नहीं है कि वो स्टेट की लेजिटिमेसी को देखे, उसको जज करे, और द क्वांटम ऑफ रिप्रेशन अनलीज्ड बाय द गवर्नमेंट। और ना ही IMF इस चीज़ के लिए है कि वो इस बात को एवेल्युएट करे कि कितने रिप्रेशन हुए गवर्नमेंट की तरफ से। रिप्रेशन मतलब ओपोजिशन पे, ओपोजिशन पार्टी पे कितने ज़्यादा जुल्म हुए, रिप्रेशन हुए, उनको कितना सुप्रेस करने की कोशिश की गई। इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं, अगर हम देखें जब इमरान खान को अरेस्ट किया था, या फिर एक और एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें सब लोग बाहर आ गए थे और मतलब एक दूसरे को मारना चाह रहे थे, ये सब कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, और गवर्नमेंट ने वो ऑर्डर्स जारी कर दिए थे कि कंट्रोल कर लिया जाए सिचुएशन को। तो उस टाइम रिप्रेस कर दिया था या सुप्रेस कर दिया था अपोजिशन पार्टी को किसी भी वजह से। तो वो कह रहे हैं कि IMF यहाँ इस वजह इसलिए नहीं है कि वो ये एवेल्युएट करे कि गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी क्या है, या फिर गवर्नमेंट ने किस तरह अपोजिशन को सुप्रेस करके रखा हुआ है। ठीक है, अगेन जो नेक्स्ट बात है वो ये कह रहे हैं, दोज होपिंग्स दैट फंड डेलीगेशंस विजिट विद द चीफ जस्टिस हैज नथिंग टू डू विद द स्टेट ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। वो कह रहे हैं कि जो फंड के डेलीगेशंस विजिट हैं, IMF का विजिट और चीफ जस्टिस का विजिट, जो ये होप लगा कर बैठे हुए हैं ना कि इन दोनों का जो विजिट हुआ है ये कोई कहीं ना कहीं PTI की फेवर में हुआ है, दोनों इकट्ठे हो गए हैं, तो ये जो होप है ना, इनका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से कोई भी ताल्लुक नहीं है, और ये एक और किस्म की डिसअपॉइंटमेंट है जो ये लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें। मच लाइक द वन दैट रेमिटेंस डाटा फ्रॉम जनवरी ब्रॉड, ये बिल्कुल इसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट है जो कि तब हुई जब जनवरी में रेमिटेंस के डाटा को देखा गया तो वो कम होने के बजाय बढ़ गई। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, IMF का ये केस है, IMF वाले केस को उन्होंने दोबारा रेमिटेंस से कंपेयर किया, तो दो केसेस को कंपेयर कर रहे हैं। फिर वो IMF का रोल बता रहे हैं कि फंड के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि वो एक्सपैंड करेंगे अपनी मॉनिटरिंग स्कीम को, या कैसे मॉनिटर करेंगे उसके फ्रेमवर्क को एक्सपैंड करेंगे। वो ज़रूर इस बात पे नज़र दोहराएंगे कि गवर्नेंस कैसी है, लेकिन दिस वुड ओनली बी टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन ये सिर्फ इस हद तक होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, ये नहीं कि बड़ी बिनियों में चले जाएं, यहाँ पे करप्शन हुआ, ये हुआ वो है। वो सरफेस लेवल पर देखेंगे कि क्या तरक्की हो रही है या नहीं हो रही, या ज़रूरत है या नहीं है, तो फिर वो फंड प्रोग्राम का हिस्सा बना लेंगे, डोनेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने किस किस तरह की अपनी बातें बोली हैं, वो कैसे मॉनिटर करेंगे इन असेसिंग द स्टेट ऑफ रूल ऑफ लॉ। जब वो स्टेट ऑफ रूल ऑफ लॉ को असेस कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल द बोर्ड सेड द एनालिसिस शुड फोकस ऑन, एनालिसिस किसको फोकस करेगा, दोज एस्पेक्ट्स दैट आर क्रिटिकल टू इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे क्रिटिकल होंगे, एंड लेट स्पेशल एम्फेसिस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के अंदर स्पेशल एम्फेसिस किस पे होगा कि प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके राइट्स को मेंटेन रखा जा रहा है या नहीं जा रहा। ये फर्स्ट हो गया मॉनिटर करने का, और ये सेकंड इन असेसिंग करप्शन एंड गवर्नेंस। फर्स्ट पे state of rule of law, second पे corruption and governance. Overall, the board said the focus should be on determining whether any vulnerabilities are sufficiently severe to significantly affect the prospective or present balance of payment and domestic stability. Corruption और governance को जब ओवरऑल देखेंगे तो बोर्ड ये कहेगी, और बोर्ड का फोकस इस बात पे होगा कि क्या जो वीकनेसेस हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो इतनी स्वेयर हैं कि वो इफेक्ट करें, किसको इफेक्ट करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और डोमेस्टिक स्टेबिलिटी को। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब क्या होता है कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, मुल्क में पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा जा कहाँ रहा है, इसको इफेक्ट कर रही है या नहीं करी, कौन, करप्शन एंड गवर्नेंस। अब पीछे वाले पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि ये मॉनिटर किया जाएगा, मॉनिटर कैसे किया जाएगा, उसको बात को वहीं छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ को कोहेरेंस बनाई और दो एग्जांपल्स दे दी कि मॉनिटर करने की वो बात बता रहे हैं कि अगर वो असेस करेंगे इसको तो उसमें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखेंगे, परफॉर्मेंस में एम्फेसिस किस पे होगा, प्रॉपर्टी पे और कॉन्ट्रैक्ट्स के राइट्स पे। सेकंड असेसमेंट क्या है, एग्जांपल क्या है, करप्शन पे, उसमें बोर्ड क्या फोकस करेगा, वीकनेसेस को कि क्या वो इतनी स्वेयर है कि वो इफेक्ट करे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो, और डोमेस्टिक स्टेबिलिटी को कि वो स्टेबल है या नहीं है। पूरा पैराग्राफ कितने आसानी से कंक्लूड हो गया अगर हम इसको पीछे से लिंक करें। ठीक हो गया, ये सब बातें हमारे पास यहाँ पे नोट्स में भी है, मैंने मेंशन की हुई हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कंट्रीज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, और बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको कहते हैं, जिसमें हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को लेते हैं। ठीक हो गया, ओके, हमारे पास लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है, वो एकदम फ्यूचर पे शिफ्ट हो गया, क्यों, क्योंकि उसने अपने आप होप्स देनी है, ऑप्टिमिस्टिक प्लान है। वो कह रहा है द फंड विल नोट, फंड इस बात को नोट करेगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इंप्रूव हो रहा है। जाहिर है हमने फंड लिया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव तो करना बनता है ना, तो फंड ये नोट करेगा। एंड डोमेस्टिक स्टेबिलिटी इज रिटर्निंग, और ये भी वो एनालाइज करेगा कि हमारी स्टेबिलिटी वापस आ रही है। विद दीज ऑब्जर्वेशंस, इन ऑब्जर्वेशंस के साथ PTI's विश दैट देयर ग्रीवियंस शुड बी फैक्टर्ड इनटू IMF's असेसमेंट विल बी डैश्ड अगेन, कि जो PTI की ख्वाहिश है कि उनकी वीकनेसेस और उनकी जो सारी चीज़ें हैं उनको IMF के फैक्टर पर देखा जाएगा, यानी कि IMF PTI को सपोर्ट करेगी और इकोनॉमिक डिसीजन लेने से पहले PTI की विशेस को कंसीडर करेगी। तो इस तरह फैक्टर का मतलब है ये दोनों चीज़ें आपस में डिपेंडेंट है कि ये उस पर इफेक्ट कर रही है। ये जो सारी होप्स है ना PTI की, विल बी डैश्ड अगेन, ये दोबारा से क्रश हो जाएंगी, डैश्ड हो जाएंगी, मतलब इनको चकनाचूर कर दिया जाएगा। मच लाइक द होप्स दैट राइटिंग द लेटर वुड कॉज द फंड टू पुल अवे द पाकिस्तान, बिल्कुल इसी तरह कि जब उन्होंने लेटर लिखा तो फंड को वो पीछे खींच लेंगे, पुल अवे यानी कि खत्म करवा देंगे फंड को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जैसे उस टाइम उन्होंने PTI ने होप लगाई कि हम ऐसा कर सकते हैं लेटर लिखने से, लेकिन उनके लेटर से कोई फायदा नहीं हुआ। आगे है द पार्टी नीड्स टू रियलाइज दैट इट इज़ परसुइंग अ लूजिंग
स्ट्रेटजी। पार्टी को ज़रूरत है इस बात को असेस करने की, परस्यू करने की कि इट इज़ परस्यूइंग अ लूजिंग स्ट्रेटजी, कि ये बिल्कुल वो वाली स्ट्रेटजीज़ को लेकर चल रहे हैं जो बिल्कुल नाकाम है, फेल हो रही हैं, ठीक है? एंड दैट द लर्चिंग फ्रॉम वन वेन होप ऑफ फॉरेन इंटरवेंशन ऑन देयर बिहाफ टू अनदर। लर्चिंग का मतलब होता है मूव करना, ठीक है? उछल-उछल के इधर-उधर जाना। तो वन वेन होप मतलब कभी एक बात पे आ जाते हैं, कभी दूसरी पे आ जाते हैं, कभी आईएमएफ पे आ जाते हैं, कभी रेमिटेंस वाली पे आ जाते हैं, कभी ये वाली स्ट्रेटजी ले रहे हैं, कभी ये वाली ले रहे हैं। तो ये जो लर्चिंग हो रही है ना फ्रॉम वन वेन होप कि एक जगह से दूसरी जगह टू अनदर इज़ नॉट गोइंग टू गेट देयर लीडर आउट। इससे ये नहीं होगा कि उनका लीडर बाहर आ जाए जेल से, मच लेस देयर पीपल बैक इन पावर, और ना ही उन लोगों की जो पावर है वो वापस आ सकती है। मच लेस का यहाँ पे उन्होंने फ्रेज़ यूज़ किया है, इसका मतलब है कि एक तो ये बात सोचिए कि लीडर बाहर आ जाएगा, मच लेस ये तो हो ही नहीं सकता ना, मच लेस देयर पीपल बैक इन पावर, ये वाली बात इससे भी कमतर है, मतलब यही नहीं हो सकती तो ये कैसे हो सकती है? प्रीवियस बात की तरफ इशारा करके कहा है कि मच लेस, इस बात से भी हल्का जो वज़न है ना वो इस बात का है कि वो लोग पावर में वापस आ जाएँगे, कि उसके जेल से बाहर आने की उम्मीद नहीं है, तो पावर में वापस आने की उम्मीद क्या ही होगी? मतलब बहुत ही कम उम्मीद है इनके वापस पावर में आने की और लीडर के बाहर आने की। आई एम सॉरी फॉर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए करती हूँ जिनका बिल्कुल बिगिनिंग है, स्टार्ट है, और उनको हो सकता है मेरी एक सेंटेंस से नहीं तो दूसरे से समझ आ जाए। ओके, थैंक यू फॉर ऑल। ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस वाइज़ ट्रांसलेशन थी और अंडरस्टैंडिंग थी। आप अब एक छोटा-सा टास्क आपके लिए भी है कि आप अब खुद देखें कि एक पैराग्राफ दूसरे से किस तरह लिंक है, इनमें कोहेरेंस किस तरह है, ठीक है? इनको आप लिंक करके देखें, छोटे-छोटे पॉइंट्स भी मैंने लिखे हुए हैं बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, और मैंने ट्रांसलेशन भी बता दिया। लास्ट में फीडबैक हम देते हैं, फीडबैक आप भी दे सकते हैं, जैसे कि इस ओपिनियन में पर्सुएसिव लैंग्वेज यूज़ हुई है, कैप्टिवेटिंग है, बहुत ज़्यादा इस तरह के फ्रेजेस यूज़ हुए हैं, एडजेक्टिव्स को इस तरह यूज़ किया गया है जो कि वाक़ई नेगेटिव कॉनोटेशन को शो कर रहे हैं, कि अगर किसी जैसे कि गैम्बिट का वर्ड है, लूजिंग का वर्ड है, तो ये शो कर रहा है कि वाक़ई वो हारी हुई बाजी को हाइलाइट कर रहे हैं राइटर। स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो इस ओपिनियन की स्ट्रेंथ है वो ये है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रॉन्ग हैं। ऑब्जेक्टिव से हम ये भी मुराद ले सकते हैं कि उन्होंने अपनी रीजंस बताई हैं और एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिवली बात की है। सेकंड, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे कि 2022 की दी है और 2025 की दी है। आगे वीकनेस ये है इस आर्टिकल की कि इसमें थोड़ी-सी पोटेंशियल बायसनेस शो हो रही है। पोटेंशियल बायसनेस ये है कि उन्होंने पीटीआई के स्ट्रेटेजिक मूव्स को तो डिस्कस कर लिया कि उन्होंने ये स्टेप लिए और काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो गए। लेकिन एक पॉइंट उन्होंने वहाँ पे लिखा था कि रिप्रेशन बाय गवर्नमेंट, कि आईएमएफ इस चीज़ को नहीं देखेगा कि गवर्नमेंट ने रिप्रेशन किया, ठीक है? ये अनक्लैरिटी शो कर रही है। ये इस बात को भी बता सकती है, इस बात की वजह से ना रिप्रेशन इन गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट की वजह से बैलेंस्ड डिस्कशन नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से ऑपोजिशन को सप्रेस किया गया हो, उसी चीज़ ने पीटीआई को इनिशिएट किया इस इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने के लिए, ठीक है? वो कौन-कौन से रिप्रेशंस थे, वो कौन-कौन से सप्रेसिंग एक्शंस थे जिनकी वजह से पीटीआई मजबूर हो गई कि वो ये स्टेप ले कि वो लेटर लिख दे और रेमिटेंस को बॉयकॉट कर दे। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी-सी मिसिंग है, जिसकी वजह से बैलेंस डिस्कशन नहीं है। लैक ऑफ अल्टरनेटिव सजेशंस है, मतलब क्या है कि आर्टिकल जब लिखा जाता है तो एक पार्टी की जो मूव्स हैं उनको नेगेटिव शो करवाया ना, कि ये नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। चलो अच्छा बाबा ये गलत है तो पॉजिटिव क्या करना चाहिए था उनको? उनके साथ कुछ हुआ है तो उनको करना क्या चाहिए था? एज़ अ ओपिनियन राइटर, एज़ अ जर्नलिस्ट, उनको अगर एक बात को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो दूसरी जगह वो एक सजेशन दें कि उनके लिए क्या बेहतर है। तो ऐसा करने से उनकी डिस्कशन बैलेंस हो सकती थी। लास्ट उसके बाद ये है कि लैक ऑफ डायरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम पीटीआई लीडरशिप, कि अगर यहाँ पे कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पीटीआई लीडरशिप की ऐड करते कि उनकी ये स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा था, तो वो इनकी बातों को, इनके क्रिटिसिज्म को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती कि हाँ जी, उनकी ये डायरेक्ट कोटेशन है। इस ओपिनियन में ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट कोटेशंस कम डाली गई हैं या नहीं डाली गई, तो इतनी सीरियस साइड नहीं है पीटीआई की, क्या हो सकता है उन्होंने इतना नेगेटिव रिएक्शन ना दिया हो। सम अदर पॉइंट्स आर व्हाट कुड बी द अल्टरनेटिव फीडबैक्स, इनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, और ये हमारा एक एक्स्ट्रा पार्ट है। ओके, तो इस फीडबैक को हम डिटेल्ड या इन डेप्थ फीडबैक कंसीडर कर सकते हैं। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आई वुड लाइक टू टेक अ ब्रेक। हम यहाँ पे अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और हम इस एनालिसिस, इस ओपिनियन का इन डेप्थ जो नैरेटिव है, अल्टरनेटिव नैरेटिव क्या हो सकता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे या रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आपकी कोई भी ओपिनियन है वो आप शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।